2023 में तुर्की में क्या होने वाला है? ट्रीटी ऑफ लाउज़ैन की एक्सपायरेशन के बाद क्या तुर्की अपनी कैलिफेट को रिजरेक्ट करने के काबिल हो सकेगा और इसमें मज़ीद क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? इसके अलावा तुर्की को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, इन सब पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले एक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि तुर्की जो कि एक सेकुलर स्टेट है, जिसकी बुनियाद कमाल अतातुर्क ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एज ए रिपब्लिक ऑफ तुर्की एज सेकुलर स्टेट रखी थी और 15 साल तक इसको सेकुलर तरीके से उसे रूल किया था। First president of the first Turkish Republic, Mustafa Kemal, during the 1920s, is now granted dictatorial powers and is himself christened Ataturk, meaning father of the Turks. His new government separates church and state. To Kemal, this headgear, the fez, symbolizes Turkey's oriental fatalism and ignorance. He will abolish it. Islamic traditions are shattered. He takes pleasure in the company of emancipated women. To make a modern nation, all Turkey must be sent to school. तो ऐसा क्या चेंज आ जाता है कि अब तैयब एर्दोगान, जो कि बिल्कुल इसके एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो ख़ुद एक रिलीजियसली कंजर्वेटिव लीडर है, वो इस स्टेट में, इस सेकुलर स्टेट में इतनी ज़्यादा पावर और इन्फ्लुएंस एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम तुर्की के थोड़े से मॉडर्न तुर्की की हिस्ट्री, कमाल अतातुर्क के बाद तुर्की में जो हालात थे उसके ऊपर नज़र डालते हैं। वो ये कि कमाल अतातुर्क की डेथ के बाद तुर्की फेल कम्प्लीटली इनटू स्टेट ऑफ अपहीवल। उसमें तुर्की को सेकुलर रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कमाल अतातुर्क ने जाते हुए ये मिलिट्री को दे दी और मिलिट्री इसे अपनी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी। फिर हम इसी के नतीजे में देखते हैं कि तुर्की में मिलिट्री इंटरवेंशंस हुए, मिलिट्री कूज हुए 1960 में, 1971 में, 1980 में और फिर 1997 में। हमने देखा कि 2016 में भी ये एक अटैम्प्ट हुई थी, लेकिन इसको अनसक्सेसफुल, हम इस पे बाद में बात करते हैं। तो ये इंटरवेंशंस मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, स्टेल इकोनॉमी, लोएस्ट एंड मिनिमल जीडीपी, करप्शन पीक पे, पॉवर्टी इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट वेंट कम्प्लीटली डिसफंक्शनल, और इस सब के बीच में से 1997 तक तैयब एर्दोगान तुर्की के इस्तांबुल के मेयर होते हैं। वो एक रिलीजियसली चार्ज पॉलिटिकल स्पीच करके पब्लिक में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये तो सेकुलर तुर्की होता है और ऐसी स्पीचेस इसमें अलाउड नहीं होती। ये अरेस्ट क्योंकि अभी भी तुर्की में 96.3% पॉपुलेशन तुर्की की अभी भी मुसलमान होती है और वो बहुत ज़्यादा तुर्की में इस सेकुलर और मिलिट्री रूल से के ऑपरेशन से तंग आ चुके होते हैं, और जिसकी वजह से ये सारी सपोर्ट तैयब एर्दोगान को मिल जाती है। वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश कर लेते हैं जेल सेंटेंस से रिलीज़ के बाद, और इस पार्टी की बेसिस पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके तुर्की के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इकोनॉमी बढ़ जाती है, जीडीपी राइज़ करता है, पॉवर्टी ख़त्म हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, करप्शन ख़त्म हो जाती है, और ये सारी चीज़ें, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें लीड करती हैं तैयब एर्दोगान की वाइल्ड पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस की तरफ, और अपने इस इन्फ्लुएंस के साथ तुर्की को अगले 10 साल तैयब एर्दोगान बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एज अ बाय प्रोडक्ट तुर्की में रिलीजियस कंजर्वेटिविज़म भी पुश किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और अपनी अथॉरिटेरियन पावर्स का भी इस्तेमाल देखने में आता है। तुर्की के प्राइम मिनिस्टर तैयब एर्दोगान इज़ quoted as saying that women and men are not equal because they are different in nature, and
women's are they have different roles and women's are meant to be mothers. तो इस किस्म की quotations और अरेस्ट लाइक अपने अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स को और अपोजिशन को अरेस्ट करवाना जैसे इक़दामात एक अथॉरिटेरियन इमेज बिल्ड करता है तैयब एर्दोगान की, जिसके ख़िलाफ़ तुर्की इस्तांबुल के गाज़ी पार्क में एक डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन हाई पकड़ लेती है, फिर प्रॉक्सीज़ की वजह से ये एक वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल जाती है। अब इस प्रोटेस्ट को पुट डाउन करने के लिए बजाय सॉफ्ट होने के तैयब एर्दोगान हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स इम्प्लीमेंट करते हुए इसको पुट ऑफ करते हैं। और इसके बाद वो जो सेकुलरिज़म के मेजर्स अतातुर्क के दौर में रखे जाते हैं, जिसमें हेडस्कार्फ्स के ऊपर बैन, मस्जिदों और स्टेट और पॉलिटिक्स का रिलीजन से सेपरेट होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके अल्कोहल की सेल परचेज़ को हार्डर करके मज़ीद ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं। 2014 में तैयब एर्दोगान प्रेसिडेंट बन के राइज़ करते हैं और अभी भी ये अथॉरिटेरियन एक्ट्स और पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहती हैं। अब ये जो अथॉरिटेरियन एटीट्यूड है सबसे ज़्यादा ये थ्रेट पोज करता है दो लोगों को। एक वो जो अभी भी सेकुलर आइडियोलॉजी जो पेश की गई थी अतातुर्क के दौर में उसके फॉलोअर्स हैं, और दूसरे वो जो मिलिट्री है, क्योंकि मिलिट्री को इस सेकुलर स्टेट ऑफ तुर्की को सेकुलर रखने की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अतातुर्क ने ख़ुद दी थी, और ये जो मिलिट्री है इसको अपनी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। इस थ्रेट को कोप अप करने के लिए मिलिट्री 2016 में मिलिट्री कू स्टेज करती है एर्दोगान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और इस कू को अनसक्सेसफुल बना दिया जाता है क्योंकि अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन एर्दोगान के सपोर्ट में होती है और मिलिट्री के अगेंस्ट होती है। इवन मिलिट्री ख़ुद डिवाइडेड होती है। इसका भी चंद हज़ार जो लोग होते हैं, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं, और जो ये एक स्मॉल क्वांटिटी होती है जिन्होंने मिलकर कू स्टेज किया होता है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाता है और अनसक्सेसफुल बना दिया जाता है। इस कू के बाद तैयब एर्दोगान अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी रूल को वैलिडेट करने के लिए तुर्की में रेफरेंडम कराते हैं, जो एक काफ़ी टफ़ कंपटीशन होता है, मतलब एक नैरो मार्जिन से विन करते हैं वो। और ये इस चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि तुर्की में आज भी एक पॉपुलेशन में स्प्लिट और डिवाइड है। अभी भी वो लोग बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग बहुत सारे नंबर्स में हैं जो सेकुलर तुर्की की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ तैयब एर्दोगान अपनी अथॉरिटेरियन पावर्स के साथ, और वो लोग ये पावर्स देने के लिए तैयब एर्दोगान को किसी भी सूरत में रेडी नहीं है। ये सिचुएशन की एनालिसिस करने के बाद और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम अब ये प्रिडिक्ट करेंगे कि आने वाले वक्त में तुर्की के पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, और उससे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। शुक्रिया।